गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 12th क्लास के लेक्चर में हमारा टॉपिक है सॉलिड, जिसके अंदर हमने देखा है क्रिस्टलाइन और ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड जिसको बोलते हैं अपन, फाल सॉलिड। एंड इन लास्ट क्लास वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ यूनिट सेल इन विच क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोगोनल, हेक्सागोनल, रोम्बोहाइड्रल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक. Today I will introduce you with the 3D structure of cubic cells, in which you can determine the angle as well as the length parameters. We have seen that there are three types of length parameter as well as the three types of bond angle parameters. According to the variations they are classified into 7 classes. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मुझे 3D की बुक मिली है एक्चुअली, उसके अंदर मुझे लगा कि एक बार बताना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, ताकि आप लोगों को जो भी दिमाग के अंदर आप लोगों की कन्फ्यूज़न है थोड़ा क्लियर हो जाए. सबसे पहली बात तो आती है क्रिस्टलाइन, ए क्रिस्टलाइन. एक बार आप देखें कि इनका जो सिमेट्री है, इनका जो सिस्टम है बिल्कुल वेल अरेंज्ड है. किसके अंदर? क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स के अंदर. क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स के अंदर प्रॉपर ज्योमेट्री होती है, दे आर अरेंज्ड इन द रेगुलर ज्योमेट्री. while in a crystalline solid there is no proper geometry, so these are short range order, these are long range order. याद है डिफरेंस के अंदर आई थी. अगली बात ये देखो, क्यूबिक सेल होते हैं. क्यूबिक सेल इस शेप की होती है जिसके अंदर लेंथ, विड्थ और हाइट ए बी सी तीनों इक्वल होती है. साथ में अल्फा, बीटा, गामा तीनों एंगल क्या होते हैं? बिल्कुल सेम होते हैं. तो पहली सेल कैसी थी? क्यूबिक सेल. दूसरी कैसी है? टेट्रागोनल सेल. टेट्रागोनल सेल के लिए हमने क्या रखा था कि जो एंगल होता है वो तो 90 होता है उसके अंदर, ठीक है ना. एंगल तो 90 होता है, लेकिन देखो इसके अंदर इसकी हाइट ज़्यादा है, ठीक है ना. इसके अंदर इसकी हाइट ज़्यादा है. तो जो टेट्रागोनल होता है उसके अंदर दो आर्म्स तो इक्वल होती हैं, ए इक्वल बी होता है, लेकिन जो सी होता है वो इसके इक्वल नहीं होता है. बिल्कुल ठीक दिख रही है ना, ए इक्वल बी है लेकिन सी नहीं है, ठीक है. अब देखो नेक्स्ट क्या होती है यहाँ पे, है ना, जैसे ये जितना इसकी विड्थ आ रही है उतनी इसकी हाइट है. इसका मतलब बी और सी तो इक्वल है, लेकिन ए इसके इक्वल नहीं है. तीसरी जो ऑर्थोरोम्बिक आती है उसके अंदर दो लेंथ इक्वल होती हैं. इसके अंदर कोई अदर लेंथ है, जैसे बी इक्वल नहीं है या फिर ए इक्वल नहीं है, इसके अंदर दूसरी लेंथ इक्वल नहीं है. तो यहाँ पे भी दो लेंथ इक्वल है, तीसरी इक्वल नहीं है. और एंगल जो होगा, है ना, एंगल जो होगा वो इसमें क्या होगा? 90 डिग्री. बिल्कुल क्लियर दिख रहा है. एंगल यहाँ तक बिल्कुल मेंटेन है, 90 90 90. तीनों आर्म्स इक्वल है. इसके अंदर क्या होती है? टेट्रागोनल के अंदर ए और बी इक्वल है लेकिन सी इक्वल नहीं है. इसके अंदर बी और सी तो इक्वल है लेकिन ए इक्वल नहीं है. हेक्सागोनल क्रिस्टल देखो, इसके लिए पूछा गया था. हेक्सागोनल जो क्रिस्टल होता है उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि उसके अंदर ए और बी तो इक्वल होंगे, ये वाली और ये वाली तो इक्वल होंगे, लेकिन इसकी हाइट क्या होती है? अलग है. तो हेक्सागोनल के अंदर ए इक्वल बी बट डज नॉट इक्वल सी होता है. और इसका जो एंगल होता है ना वो भी क्या होता है? अलग होता है. एक एंगल 120 का था जो गामा वाला था, और बाकी के दो एंगल जो होते हैं वो किसके थे? 90 डिग्री के एंगल्स थे इसके अंदर, हेक्सागोनल क्रिस्टल के अंदर. उसके बाद में देखो, इसमें 90 एंगल नहीं लग रहा है, इसमें भी 90 एंगल नहीं लग रहा है ना. और इसके अंदर दो एंगल 90 है बट तीसरा 90 नहीं है. तो तीसरा क्या है? रोम्बोहाइड्रल है. रोम्बोहाइड्रल क्रिस्टल के अंदर, रोम्बोहाइड्रल के अंदर क्या होंगी? आर्म्स तो बिल्कुल इक्वल होंगी, ए बी सी, बट इनका एंगल क्या नहीं होगा? एंगल होंगे तो इक्वल बट 90 की इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि ये दिख रहा है ग्रेटर देन 90 एंगल है. तो ए इक्वल बी इक्वल सी ये है. और नेक्स्ट है मोनोक्लिनिक और नेक्स्ट है ट्राइक्लिनिक. अब मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक के अंदर भी आप लोगों ये देखो, इसके अंदर भी क्या होगा? मोनोक्लिनिक जो होगा उसके अंदर कोई सी भी आर्म इक्वल नहीं होगी, लेंथ विड्थ हाइट तीनों अलग होंगी. ए डज नॉट इक्वल बी, डज नॉट इक्वल सी होगा. और अल्फा इक्वल गामा इक्वल 90 बट बीटा 90 नहीं होगा, ठीक है. तीसरी होती है ट्राइक्लिनिक, जिसके अंदर ट्राइक्लिनिक के अंदर न तो इसकी आर्म्स इक्वल होती है, ना ही इसका एंगल इक्वल होता है. इस क्लास का मेरा एक ही पर्पज़ था कि आप लोगों को जो कल की जो टेबल बताई थी उसके अंदर कई बार ये हो जाता है कि वेरिएशन किस तरीके से आएगा, उसके बेसिस पे अगर हम करना चाहेंगे तो कैसे क्लासीफाई कर पाएंगे कि कैसे कैसे उसको वेरिएशन किए. आपको 3D बनानी नहीं है, ना ही आपको प्रैक्टिस करनी है कि मैं किस तरीके से इनको ड्रॉ कर सकता हूँ. सिर्फ आप लोग इसकी पैरामीटर्स याद रखेंगे,
टेबल के अंदर जो भी आपसे ट्रिक बन पाती है, 7 ट्रिक्स आपको बना लेनी है, उसके हिसाब से आप पूरी टेबल को याद रखें, क्योंकि पैरामीटर्स पूछे जाते हैं, आपसे डायग्राम नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर तो इतना ही था। उसके बाद में देखो अपने यहाँ पे पैकिंग स्टार्ट हो जाएगी आज। तो पैकिंग के अंदर देखो आप ये देखें एक बार कि जो क्रिस्टल लेटिस और यूनिट सेल क्या है ना, क्रिस्टल लेटिस और यूनिट सेल क्या है। क्रिस्टल लेटिस का मतलब ये होता है, ये पूरा जो ब्लॉक बना हुआ है येलो कलर में, उस येलो कलर वाले ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं, एक क्रिस्टल लेटिस, एक कंप्लीट सॉलिड है, और उसके अंदर जो कलर्ड करके दिखा रखा है उसको अपन बोलते हैं यूनिट सेल। अगर हम ऐसे ही पार्टिकल्स को ज्वाइन करते जाएंगे, है ना, ऐसे ही अगर हम पार्टिकल्स को ज्वाइन करते जाएंगे हर एक पार्टिकल को, तो पूरा क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसके रिपीट होने से क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो द स्मॉलेस्ट यूनिट विच रिपीट इन ऑल डायरेक्शंस एंड फॉर्म ए सॉलिड क्रिस्टल, दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल। तो ये क्यूबिक जो स्ट्रक्चर है उसको तो अपन बोल रहे हैं यूनिट सेल, और जो कंप्लीट है उसको क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टल लेटिस। यहाँ पे देखो ये जो लाइंस दिखा रखी है वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ये कोई डार्क लाइंस नहीं होती हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये परमानेंट लाइंस नहीं होती, ये सिर्फ क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स को ज्वाइन करने वाली लाइंस होती हैं, जो क्या करेंगी जब इनको हम ज्वाइन करते हैं तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर हमारे सामने आती है। तो when we join the constituting particles we obtain a cubic structure that is called unit cell, and when unit cells are repeated then a crystal lattice is formed, okay। अब देखो क्रिस्टल लेटिस का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो हमने क्या किया इसके अंदर, यूनिट सेल को बार बार रिपीट कर दिया। अब हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, एक देखो हमने ये देखा था कि कोई भी क्रिस्टल लेटिस है उसके पैरामीटर्स हमको रीड करने हैं। तो पैरामीटर्स रीड करने के लिए हम क्या बोलेंगे इसमें, कि कोई भी क्यूबिक सेल है उसके अंदर 2 तरह के पैरामीटर होंगे। पहली लेंथ हमने ए लिया है, दूसरी को हमने बी और तीसरी को सी। अल्फा बीटा गामा के लिए मैंने क्या बताया था, ए और बी आ गए तो अल्फा बीटा को छोड़ दो, एंगल कौन सा होगा, गामा। बी और सी आ गए तो बीटा गामा को छोड़ दो, एंगल कौन सा आएगा, अल्फा आएगा। ए और सी को छोड़ोगे तो अल्फा और गामा को छोड़ दो, एंगल कौन सा आएगा, बीटा। तो ये पैरामीटर्स होते हैं जिनके अंदर वेरिएशन से अपन ने देखी है कि अलग अलग पैरामीटर के वेरिएशन से हमारे पास में अलग अलग क्यूबिक सेल्स आती है। वी ऑब्टेन देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्यूबिक सेल्स, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगी 7 टाइप्स की क्यूबिक सेल्स प्रेजेंट होंगी। अब देखो इसके अंदर अलग से हमारे पास क्या आया था कि जब यूनिट सेल्स की अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर एक तो हमने देखी थी कि फर्स्ट सिंपल क्यूबिक सेल होती है। सिंपल क्यूबिक सेल के अंदर क्या होगा कि कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ क्यूब। कॉर्नर्स ऑफ क्यूब के ऊपर जो होती है उसको अपन प्रिमिटिव टाइप की यूनिट सेल या फिर सिंपल क्यूबिक सेल बोलते हैं। दूसरी देखो ये वाला एग्जांपल होता है बॉडी सेंटर्ड का। बॉडी सेंटर्ड का मतलब ये होता है व्हेन कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे के सारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, और ये कहाँ पे है, बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। ये वाला जो है उसको हम क्या बोलेंगे, ये वाली जो यूनिट सेल होती है उसको अपन बोलते हैं FCC, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होती है, जो हर एक फेस के क्या होंगी, सेंटर के अंदर प्रेजेंट होगी, ठीक है। सॉरी ये वाली है फेस सेंटर्ड, ठीक है ना, हर एक फेस के सेंटर में प्रेजेंट होगी। ECC का यहाँ एग्जाम्पल नहीं है, ECC का एग्जाम्पल ये है, एक इस फेस पे तो दूसरी अपर वाले फेस पे, ECC, FCC, BCC और सिंपल क्यूबिक सेल। बाकी अलग अलग वेरिएशन दिखा रखे हैं कि किस किस सेल में क्या होगा, तो इसके अंदर से आइडिया हो जाता है। सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और देन आएगी एंड सेंटर्ड। ये वाला मैं समझाना चाह रही थी आपको कि क्यूबिक सेल किस तरीके से आएंगी। क्यूबिक सेल बनती किस तरीके से, इस तरीके से पार्टिकल्स होते हैं, जब उनको आप ज्वाइन करोगे तो ज्वाइन करने से आपके पास में क्या बनेगी, एक क्यूबिक सेल बन करके आती है सामने, ठीक है ना। इस 3D से
थर्ड में देखो अपन क्या पढ़ने वाले हैं, पैकिंग पढ़ेंगे। तो पैकिंग के अंदर क्या होती है, जैसे किसी भी चीज़ की पैकिंग करेंगे तो पहले उन सारे ब्लॉक्स को एक लाइन में रखेंगे। तो जैसे सबसे पहली पैकिंग होगी इस तरीके से होगी। तो किसी भी पार्टिकल को उठा करके देख लो जिसके दोनों तरफ पार्टिकल्स आते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, इसका 2 आएगा, कि एक पार्टिकल मैक्सिमम 2 पार्टिकल से जुड़ा हुआ है, इसकी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं मोनो डायमेंशनल क्लॉज पैकिंग। एक ही डायरेक्शन में या एक ही डायमेंशन में होने वाली क्लॉज पैकिंग है। जब ये क्लॉज पैकिंग हो जाती है, इसके बाद में अपन क्या करते हैं, इसकी दूसरी लाइन स्टार्ट करते हैं। ये है ना, दूसरी लाइन स्टार्ट कर दी, तो इसकी कुछ इस डायमेंशन में है, दूसरा इस डायमेंशन में है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, 2D अरेंजमेंट बोलते हैं। 2D अरेंजमेंट लाइन के पीछे लाइन भी हो सकती है, दूसरे इस तरीके का भी हो सकता है, एक लाइन तो दो गोलों के बीच में, दो स्फीयर के बीच में दूसरा स्फीयर आ रहा हो। दो तरह की है, जिसमें फर्स्ट लाइन अगर ए टाइप है तो दूसरी भी सारी लाइन सिमिलर है, तब तो अपन बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, या फिर हम बोल सकते हैं सेम क्लोज पैकिंग है ये। दूसरी होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर एक लाइन को ए बोल रहे हो तो दूसरी को बी, तीसरी सिमिलर है तो बी, ये सिमिलर है तो ए। इसमें टाइप क्रिस्टल बनता है ए बी, ये मैं आपको बताऊंगी बाद में। तो यहाँ पे जो 3D मेरे को अवेलेबल हुई उससे यूँ लगा कि थोड़ा विजिबिलिटी आएगी चैप्टर में, इसलिए इस चीज़ को क्लियर किया मैंने, ठीक है ना। थैंक्स, हैव ए नाइस डे गाइस। नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स इन ए यूनिट सेल। कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स का तो पहले हम जिक्र कर चुके हैं, क्योंकि हम टाइप्स ऑफ यूनिट सेल देख चुके हैं, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि बेसिकली जो यूनिट सेल होती है उनके अंदर डिफरेंस होता है कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स की वजह से ही। उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग जो यूनिट सेल्स होती है वो 4 टाइप्स की होती है, सिंपल क्यूबिक सेल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। नाम से याद आया होगा। हमने ये देखा है कि सिंपल जो क्यूबिक सेल होती है, सिंपल क्यूबिक सेल होती है, उसके अंदर अब ना सिंपल क्यूबिक सेल है, तो सिंपल क्यूबिक सेल के लिए मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताई थी, ए क्यूबिक सेल इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स आर ओनली प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स जो होते हैं कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे, उसको हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक सेल। सेकंड जो टाइप आएगा उसके अंदर क्या आती है, सेकंड टाइप के अंदर आप लोगों के आती है, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स को कैलकुलेट करोगे तो मैंने ये बताया कॉर्नर वाला जो पार्टिकल होता है उसका रोल होता है उस क्यूब के अंदर 1/8 पार्ट होता है, और टोटल कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8 होते हैं। देन हमको करना पड़ेगा 8 × 1/8 इक्वल्स कितना हो गया, 1 कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल है यहाँ पे। सेकेंड होता है FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल के अंदर क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स आर प्रेजेंट कॉर्नर्स एज वेल एज द सेंटर ऑफ फेसेस। कि कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है तो एक का रोल होता है 1/8 का, टोटल कॉर्नर्स कितने होते हैं 8 प्लस। FCC के अंदर फेस के सेंटर्ड पे होते हैं, टोटल फेसेस कितने होते हैं 6, एक फेस के ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल का रोल होता है 1/2 का। देन हमने लिखा है 6 × 1/2। देन यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आ गए, 4 पार्टिकल्स आ गए, ठीक है। नेक्स्ट होता है ECC, एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे कहाँ कहाँ पे, एक तो होगा कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे, और दूसरा कहाँ होगा, कॉर्नर्स के बाद के अलावा अपोजिट फेसेस के ऊपर, एनी 2 अपोजिट फेसेस, किसी भी 2 अपोजिट वाले फेस पे होंगे। तो इनके लिए हमने कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल कैलकुलेट करने के लिए लिखा है 8 × 1/8 + 2 × 1/2 इक्वल कितने आ गए, टोटल पार्टिकल्स 2 आ गए। डायरेक्टली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमने डेप्थ में पहले देख लिया है ये सब। BCC, बॉडी सेंटर्ड में present at particles present at the corners as well as the center of body। सेंटर ऑफ बॉडी जो होती है वो खुद के ही क्या होता है, पूरा डोमिनेंट होता है, किसी के साथ उसकी शेयरिंग नहीं होती, तो पूरा पार्टिकल प्रेजेंट होता है। टोटल पार्टिकल कैलकुलेट किए तो कितने आ गए 2। तो आपको याद रखना है हाउ मेनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक सेल, देन योर आंसर विल बी 1। How many particles are present in FCC? Then you have to answer 4 particles. In ECC, then 2 particles, or in BCC, body centered cubic cell, then you have to answer there are only 2 particles present in BCC. Okay. अभी देखो एक क्वेश्चन आगे आया था मेरे, क्लासीफाई द फॉलोइंग क्रिस्टलाइन एंड ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। कि जो नीचे एग्जांपल्स दे रखे हैं उनको आपको क्रिस्टलाइन और ए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में उनको क्लासीफाई करना है, ऐसा क्वेश्चन भी आप लोगों के बनता है। तो पहला लिखा मैंने KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, बेंजोइक एसिड, नैफ्थलीन, सीजियम ब्रोमाइड, रबर, PVC, ग्लास, क्वार्ट्ज, प्लास्टिक, ग्रेफाइट, ऑक्जेलिक एसिड।
अब आपको किस टर्म पे याद रखना है? सबसे पहली बात, आप एक क्रिस्टलाइन पर आ जाओ। एक क्रिस्टलाइन के लिए आपको याद रखना है जितने भी ऑर्गेनिक के एग्जाम्पल्स आते हैं, ठीक है, जितने भी पॉलीमर के एग्जाम्पल आते हैं, पॉलीमर पढ़ लिया आपने, तो जितने भी पॉलीमर के एग्जाम्पल आते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक के एग्जाम्पल आते हैं, इसके अलावा ग्लास आता है, तो ये सारे के सारे आप लोगों के किस में लेने हैं? एक क्रिस्टलाइन में लेने हैं। KNO3 आता है? नहीं। बेंजोइक एसिड ऑर्गेनिक में आता है, किस में आ जाएगा? एक क्रिस्टलाइन में आ जाएगा। नेफ्थलीन भी क्या होती है? ऑर्गेनिक होता है। सीजियम ब्रोमाइड नहीं। रबर क्या होता है? पॉलीमर होता है, एक क्रिस्टलाइन में ले लो। PVC भी क्या होता है? पॉलीमर होता है। ग्लास को किस में लेना है? इसमें। क्वार्ट्ज को नहीं। प्लास्टिक भी क्या होता है? पॉलीमर होता है। ग्रेफाइट नहीं। ऑक्जेलिक एसिड भी क्या होता है? पॉलीमर में आता है, ठीक है ना। ये ऑक्जेलिक एसिड बेटा इसमें नहीं है, इसमें लेना आपको, ठीक है। क्या टर्म दी मैंने आपको? ऑर्गेनिक वाले एग्जाम्पल, पॉलीमर वाले एग्जाम्पल, और इसके अलावा ग्लास याद रखना है। तो अपने सारे निकाल लिए। अब इसमें से देखो क्रिस्टलाइन KNO3, ऑक्जेलिक एसिड काट दिया ना यहाँ से, ठीक है ना। इस नेक्स्ट वाले में लेना आपको, ध्यान रखना इस बात का। सीजियम ब्रोमाइड, डायमंड, क्वार्ट्ज और ग्रेफाइट। अगर भी और भी कोई सा रह गया तो इंक्लूड कर लेना। इस तरीके से अगर आप क्लासीफाई करोगे तो आपकी एक टर्म बनी भी रहेगी। आपको ध्यान रहेगा कि कौन सा क्रिस्टलाइन में है, कौन सा एक क्रिस्टलाइन में। तो सबसे बेस्ट क्राइटेरिया यही है कि ऑर्गेनिक वालों को हटा दो, पॉलीमर्स को हटा दो, और इसके अलावा ग्लास है तो उसको हटा दो। बाकी के जितने भी बचे हुए एग्जाम्पल्स आएंगे वो किस में आएंगे? क्रिस्टलाइन में आते हैं। फिर भी अगर कोई बच जाता है तो क्रॉस वेरीफाई कर लो आप, ठीक है ना। ये तरीका होता है क्रिस्टलाइन और एक क्रिस्टलाइन दोनों सब्सटेंस को अलग अलग सेपरेट करने का, ठीक है ना, कि क्रिस्टलाइन की कैटेगरी में कौन है और एक क्रिस्टलाइन की कैटेगरी में कौन आता है। ये एक पैक्ट क्वेश्चन होता है। यहाँ तक मैंने आप लोगों को ये बता दिया है। यहाँ तक अपनी चल रही थी बेसिक टर्म, यूनिट सेल क्या है, कॉन्स्टिट्यूइंग पार्टिकल्स क्या है, यूनिट सेल कितने टाइप की होती है, पार्टिकल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगी, किस मैनर में होंगी, ये सब। इसके बाद में अपन देखेंगे पैकिंग इन सॉलिड्स, देखेंगे कि क्रिस्टल किस तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है ना। तो आज की क्लास में अपना इतना ही टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगी कि पैकिंग इन सॉलिड्स फिज़िकल केमिस्ट्री का पहला टॉपिक है। साथ साथ पढ़ते जाए, स्पीड बहुत कम रखिए इसीलिए आप, ठीक है ना। थैंक्स बेटा, हैव ए नाइस डे गाइस।